राम राम दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ये क्लास नाइन्थ के एक चैप्टर में है, एनसीईआरटी में। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के पेपरों में। इस क्रांति के मुख्य कारण थे दो। एक तो पहला कारण है जो सभी को पता है, यहाँ का जो समाज था वो दो वर्गों में विभाजित था। एक वर्ग शिक्षित भी था, उसके पास धन भी था, और मतलब जो राज था, मतलब जो राजा था वो उन्हीं का होता था, राजतंत्र था, और वो उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार था। और जो दूसरा वर्ग था उसमें ना तो लोगों को मतदान का अधिकार था, ना ही उनको और अधिकार थे, बस उनका शोषण होता था। एक बात और, जो लोकतंत्र की शुरुआत है, हमारे प्रजातंत्र की शुरुआत है, और फ्रांस से स्टार्ट हुई। सबसे पहले फ्रांस में, फिर रूस, फिर पूरे यूरोप में, और फिर विश्व की ओर लोकतंत्र बढ़ा। ठीक है, मतलब यूरोप में सबसे पहले प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की शुरुआत फ्रांस ने की थी। एक दूसरा और कारण है, वो कारण कई लोगों को नहीं पता होता। वो है कि भाई जो जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उससे पहले 5 साल फ्रांस में प्राकृतिक कारण थे। वहाँ की फसल अच्छे से नहीं हो पाई, मतलब जो वो ज़्यादातर फसल का सेवन करते थे, खाती थी जनता, आलू या फिर कुछ और, मतलब जो ज़्यादातर लोग खाते थे, उसके उत्पादन में कमी आई। इस वजह से लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और उन्हें सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई प्रजातंत्र की स्थापना करने की, और वो कुछ हद तक सफल रही। लेकिन आखिर में नेपोलियन ने प्रजातंत्र की स्थापना नहीं की, राजतंत्र की स्थापना की, और ऐसा ही चलता रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में यहाँ का जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। मतलब 2 भाग ये थे, 2 भागों का मतलब एक भाग था ये, और एक तृतीय स्टेट था, वो अलग थे। प्रथम स्टेट थे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये मतलब एक ही सिस्टम में आते थे। और जो तृतीय स्टेट था, इसमें बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर तथा नौकर। 90% किसान थे पर उनके पास ज़मीन नहीं थी। जो ये पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे नहीं, ये लोगों का शोषण कराया करते, उन पर कर वसूलिया करते। 60% ज़मीनों पर कुलीन वर्ग, चर्च तथा तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तीसरे स्टेट में भी जो अमीर लोग थे उन्हीं को मतदान का अधिकार था, और ज़मीना पर भी उन्हीं का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को छूट थी और जनमाना अधिकार प्राप्त थे, मतलब जन्म से ही अधिकार प्राप्त थे, भाई ये ऐसा कर सकते हैं। किसानों को मतलब 2 कर लिए जाते थे, किसानों का शोषण किया जाता था। एक कर है टाइद और एक है टाइल। टाइद कर है, ये धार्मिक कर है, पादरी लोग लेते थे। ठीक है, ये था प्रत्यक्ष कर। कुछ अप्रत्यक्ष कर भी थे। टाइल प्रत्यक्ष कर है, सरकार द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, राजा सन 1777 में बूर्बे राजवंश का लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, 20 साल की उम्र में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1777 में नेपाल का राजा कौन था? लुईस 16वां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोइनेट से हुआ था इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मदद और अन्य राज्यारोहण के समय राजकोष खाली था, मतलब जो जिस टाइम में वो राजा बनया उस टाइम इनका राजकोष खाली था। ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद करने और अन्य कारणों से राज्य पर कर्जा बोझ आ गया था, जिससे और खर्चे थे, जैसे सेना का राजस्व, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विद्यालय इत्यादि। मतलब उन पर पीछे ही कमी हो गई, मतलब मंदी आ गई थी। ठीक है, इसने ब्रिटेन के खिलाफ जाके अमेरिका की मदद करी थी, मतलब उस टाइम ब्रिटेन सबसे बड़ी पावर हुआ करता था। ठीक है, फिर अमेरिका बना। 1789 में, 89 से पहले प्राचीन राजतंत्र चला आ रहा था। लिब्रे, फ्रांस की उस टाइम मुद्रा थी लिब्रे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई उस टाइम फ्रांस की मुद्रा क्या थी फ्रांसीसी क्रांति के समय? लिब्रे। टाइद, कृषि उपज का 1/10 भाग होता था। चर्च पर धार्मिक कर, चर्च द्वारा लिया जाता था ये।
जीने का संघर्ष चल रहा था। फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1715 में तो 2.3 करोड़ ही थी और 1789 में 2.8 करोड़ होगी। फलस्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में मतलब वो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पार्ट बताया था, वह अनाज की कमी होगी। जो ये मेन खाद्य पदार्थ खाते थे उनकी कमी होगी। मजदूरी महंगाई की तुलना में काफ़ी कम थी। सूखे तथा ओले के प्रकोप से पैदावार का संकट आया। इसमें एक था मध्यम वर्ग। इसमें तीसरे स्टेट के व्यापारी, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का प्रमुख समुदाय था। सौदागर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि थे। ये प्रथम और द्वितीय स्टेट के जनमान्य अधिकारों के विरुद्ध थे। मतलब जो पादरी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था, उनने जो जन्म से अधिकार प्राप्त थे उनका विरोध करते थे। ठीक है, और ये विरोध सही भी था। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना थी। जॉन लॉक तथा जिया जाफ रूसो ने की थी। ठीक है। टू स्टेटराइज ऑफ गवर्नमेंट में रूसो ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। इसका वर्णन किसने किया है? फ्रांसीसी क्रांति का रूसो ने। और इसमें जो राजा के अधिकार थे, जो जन्मसिद्ध अधिकार थे, जो गलत थे, उनका खंडन किया है, विरोध किया है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसमें मॉन्टेस्क्यू के ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाग की बात कही है। ठीक है। अमेरिका के 13 उपनिवेशों की ब्रिटेन से आज़ादी, जिसमें फ्रांस ने मदद की। जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उन पर ब्रिटेन का कब्जा था और उनको छुटाने में फ्रांस ने मदद की थी। इसके बाद इसी आधार पर सरकार का गठन हुआ, जो फ्रांस के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 5 मई 1789 को लुई 16वां ने स्टेट असेंबली में बैठक बुलाई। मतलब जो उस टाइम को उनका राजा था लुई 16वां। प्रथम व दूसरे स्टेट के 300 जबकि तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि आए। जो पादरी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था, इनके 300 सदस्य आए। और जो थर्ड स्टेट थी, व्यापारी और सब कुछ जो बचे हुए थे, उसमें 600 लोग आए। ठीक है। स्टेट जर्नल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार था, परंतु इस बार तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने पूरी सभा को मतदान का अधिकार देने, जिसमें प्रत्येक सदस्य का एक मत हो, मांग की। मतलब जो तीसरा स्टेट था उसने मांग करी भाई सभी को मतदान का अधिकार मिले। ठीक है। नोट, यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसकी मिसाल रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत की थी। ठीक है। इस मांग को अस्वीकार करने पर तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे वो कोर्ट छोड़कर चले गए। तब 20 जून को वर्साई के टेनिस इंडोर स्टेडियम में इन्होंने अपने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, अपना नेता को चुन के। ठीक है। नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था? मिराविये और आब्बे ने किया। ये दो थर्ड स्टेट के नेता थे और इन्होंने इस जो नई असेंबली बनाई थी, इनने राजा के खिलाफ चलकर उनका प्रतिनिधि किया। इधर पॉवर्टी का दाम बढ़ने से प्रजा में विद्रोह हो गया। मतलब महंगाई बढ़ गई। बाजार तथा दुकानों पर दावा बोल दिया गया। 14 जुलाई को बस्तिल एक शस्त्रगार था, मतलब जहाँ पे बहुत सारे शस्त्र रखे जाते हैं, को तबाह किया था। कुलीन वर्ग की जंजीरें छोड़कर भाग गए। अतः लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी तथा अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार किया। जो लुई 16वां उसका राजा था, उसने अपनी सत्ता स्वीकार कर लिया, वह तामे हो प्रतिनिधि इनके थर्ड वर्ग के, तामने तारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन यो लुई 16वां था, इसने मतलब तो भर ली, लेकिन पूरा समर्थन तले मतलब और देशों की सहायता ले रहा था इसको दबाने में। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन की घोषणा कर दी। धार्मिक कर सभी समाप्त कर दिए गए। जो पादरियों के विशेषाधिकार त्यागने के लिए विवश किया गया तथा चर्चों की जमीन जब्त कर ली गई। ठीक है। यही तो थर्ड वर्ग चाहता था भाई, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं, इनके जो जन्मसिद्ध अधिकार हैं वो इनसे छीन लिए जाएं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। सम्राट की शक्तियों को सीमित कर शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में विभाजित कर एवं हस्ताक्षरित कर दिया गया। 3 पार्ट कर दिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में भी यही है। 1791 के संविधान ने
कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा। वो तो संसद को होता है, हमारी भी संसद को है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था, 30 लाख जो मताधिकार हुआ था उसमें क्या हुआ, मतलब 2.8 करोड़ की जनसंख्या थी जिसमें 40 लाख लोगों ने मतदान किया। इसमें भी एक कंडीशन थी, मताधिकार किस किस को प्राप्त नहीं था, 30 लाख पुरुषों को और महिलाओं बच्चों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। जो 25 वर्ष मतलब मिनिमम मताधिकार की आयु रखी गई, मतलब इससे ऊपर एज के ही व्यक्ति मताधिकार कर सकते हैं। पूरे राज्य में, पूरे देश में वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद 50,000 पुरुषों को चुना गया, कोई भी लेडीज़ को नहीं चुना गया। और इन 50,000 पुरुषों से फिर 745 सदस्य नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। मतलब ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव था, जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपति का होता है। इससे मतलब एक सम्राट बनाया गया। नेशनल असेंबली में जो 745 सदस्य है उनसे एक सम्राट बनाया गया और उनसे ही मंत्री बनाए गए, ठीक है। और जो मंत्रियों पर नियंत्रण है वो इसका होता था, नेशनल असेंबली का, ठीक है। और एक न्यायालय बना दिया जैसे हमारे होते हैं। 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक ये व्यवस्था थी, ठीक है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। मतलब मैंने आपको बताया, पहले 50,000 मेंबर चुने गए, उनके अंदर से फिर 745 मेंबर आगे बिठाए गए, ठीक है। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह 50,000 पुरुष चुनते थे, जो बाद में असेंबली सदस्य चुने जाते थे। 25 वर्ष से अधिक उम्र के सिर्फ ऐसे लोगों को मताधिकार प्राप्त था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। राजनीतिक प्रतीकों के मायने कुछ ज़्यादा थे, क्योंकि उस समय जो थे मतलब ज़्यादातर क्षत्रिय पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। अति महत्वपूर्ण विचारों के प्रकटीकरण के लिए, मतलब जो राष्ट्र के इम्पोर्टेंट थिंग्स थे, मतलब विचार थे, उनको लोगों को सामने लाने के लिए कुछ सिंबल बनाए गए। उनमें सिंबल में सबसे पहले है टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर से आपको क्या लगता है? आज़ादी का प्रतीक। टूटी हुई जंजीर का मतलब है मतलब आज़ादी दर्शाती कि भी हम आज़ाद हो गए, ठीक है। छड़ों का बरसीदार गट्ठर, मतलब लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया, उसका मतलब है भी एकता में बल है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, इसका मतलब ज्ञान का प्रतीक, ठीक है। राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक होता था राजदंड। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, समानता का प्रतीक, मतलब अगर सांप अपनी पूंछ मुंह में ले लेगा तो बिल्कुल सर्कल सा बन जाएगा और उससे मतलब अंगूठी का कोई छोड़ नहीं होता। इस पर मतलब सभी एक समान हो गए। लाल फ्रांसीसी टोपी, दासों को संतर्त होने के बाद ये टोपी पहनाई जाती थी। नीला, सफ़ेद व लाल, फ्रांस के झंडे के रंग देखिए आप, फ्रांस का झंडा देखिए, इसमें 3 रंग है, नीला, सफ़ेद और लाल। नेक्स्ट है डेनो वाली छतरी, कानून का मानवीय रूप होता था। और विजिपट, कानून सबके लिए समान है तथा इसके नज़र में सब समान है। ये नो इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। लुई 16वां यद्यपि संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था, संविधान बन गया था इनका, इसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों इसके पास के यूरोप के देश हैं, फ्रांस के पास में है ऑस्ट्रेलिया और प्रंसा। पड़ोसी देशों से गुप्त वार्ता कर सैन्य सहयोग की मांग करता रहा। अप्रैल 1792 में असेंबली ने प्रसा व ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध पर प्रस्ताव पारित किया, तो जनता ने उसे कुलीन वर्ग के विरुद्ध मतलब इसने पारित कर दिया असेंबली ने, भाई ये गलत कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और प्रंसा जो 2 देश हैं ये अपने देश में गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके से सहयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया, भाई इनके खिलाफ युद्ध होगा। और ये इसमें लोग आम जनता ने सहयोग दिया, क्योंकि जो कुलीन वर्ग था इनका वो पहले भी इसके लोकतंत्र की समर्थन नहीं था, वो पहले भी प्रजातंत्र का राजतंत्र का समर्थक था। 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, मतलब जो क्लबों के मालिक थे और जो बड़े बड़े लोग थे केवल उन्हीं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, जो आम जनता थी उनको ये अधिकार से वंचित रखा गया था। जैकोबिन क्लब, इसके सदस्य मुख्य समाज के समृद्ध लोग थे, जिनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था।
ठीक है। 10 अगस्त 1792 को टमुलेरिये के महल पर दावा बोलकर राजा को बंदी बना लिया गया तथा असेंबली ने राजा को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नया चुनाव कराया गया जिसमें 21 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया, चाहे संपत्ति हो चाहे ना हो। नवनिर्मित असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो नवनिर्मित असेंबली हुई थी उसको क्या कहा गया? कन्वेंशन, कन्वेंशन कहा गया उसको। ठीक है। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत, गणतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, यहीं से लोकतंत्र की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना हुई। लुईस 16वां, मतलब जो ऊपर तो हस्ताक्षर कर दिए थे भाई इसने, लेकिन नीचे नीचे मतलब सारे देशों से सैन्य सहयोग की मांग कर रहा था। इसको आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉन्फ्रेंड में फांसी दे दी गई। ठीक है। आतंकराज, ये एक काल था भाई 1793 से 1794 तक का, मतलब जिसमें आतंक मतलब खून खराबा होया। रोबेस्पियर, जैकोबिन क्लब का नेता, ने नियंत्रण व दंड की सख्त नीति अपनाई। कुलीन व पादरी जो भी उसकी कार्यशैली में असहमत होते उन्हें क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन होता है वो, मतलब जिसमें गर्दन को आगे रखा और गर्दन को काट दिया। ठीक है। कानून बनाकर मजदूरी व कीमतों की अधिकता सीमा तय कर दी, भाई इतनी मजदूरी होगी और इतनी महंगाई की सारी कीमत तय कर दी इसने। ठीक है। पादरियों की, किसानों को अपना अनाज की कीमतें तय कर दी। ठीक है। चर्चों को बंद कर दिया गया। समान रोटी खाना अनिवार्य था। साबुत गेहूँ मतलब बराबरी का प्रतीक थी, साबुत गेहूँ से बनी। परंपरागत मॉन्स्ट्यूर यानी महाशय और मादाम यानी महाशया को अब सितोनेय नागरिक तथा सितोनीय नागरिक कहा जाने लगा। रोबेस्पियर द्वारा नीतियों को सख्ती से लागू करने से जनता त्राही त्राही करने लगी। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे गिलोटिन पर चढ़ाकर कलम कर दिया रोबेस्पियर को। ठीक है। डिक्टेटरी शासित फ्रांस, अब सत्ता मध्यम वर्ग के पास आ गई थी। ठीक है। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया। नया संविधान ले आए, एक बार हो गया था लोकतंत्र, वापिस से ऐसा सिस्टम हो गया। ठीक है। नया संविधान लाया, जो गरीब लोग हैं उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों थी, सदस्य थी। 5 सदस्यों वाली एक कार्यकाल डिक्टेटरी नियुक्त किया। डिक्टेटरी का झगड़ा परिषदों से होता था, होना अनिवार्य था, मतलब ये उल्टे राजतंत्र ले आए थे। और इसी अस्थिरता में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को उद्धार का कारण बताता है यूरोप का, लेकिन इसने अपनी मां की हत्या की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। महिलाओं के लिए क्रांति, तीसरे वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, न ही मताधिकार का अधिकार था। अतः उन्होंने विभिन्न क्लब बनाकर विद्रोह शुरू किया। बहुत सारे क्लबों को बंद कर दिया गया। तब महिलाओं को फांसी दी गई, परंतु अधिकार पाने के लिए संघर्ष जारी रहा। सबसे आखिरी में 1946 में जाकर, जब भारत आज़ाद हुआ उससे 1 साल पहले, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फ्रांस में जो लेडीज थी उनको मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1946 को। ठीक है। ओलंपंत दे गूज 1784 से 93, ये क्रांतिकारी फ्रांसीसी महिला राजनीतिक रूप से सक्रिय रही, महिला का नाम है ये। इन्होंने 1791 में महिला व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। 1793 में महिला क्लबों को बंद किए जाने का विरोध भी किया इसने। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इस क्रांति के बारे में। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। कैरिबियाई उपनिवेश गार्टिनिक, गोंडेलेप और सैन डोमिंगो तंबाकू, मील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण उपयोग करता थे। यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका त्रिकोणीय दास व्यापार चलता रहा। दास व्यापार हुआ था उस टाइम भाई साहब। बहुत सारे कैदियों ने अफ्रीका से भर के बड़े बड़े जहाज़ों में ठूस कर लंबी यात्रा पर भेजा जाता था अमेरिका। बोंदे नामते बंदरगाह से फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा जहाज में अफ्रीका के तटों पर ले जाया जाता था। ये 2
मतलब व्यापारी थे फ्रांसीसी, अफ्रीका की तटों पर ले जाया जाता था। स्थानीय सरदार मतलब जो स्थानीय लोग होते थे बड़े बड़े, उनसे दासों को खरीदा जाता। दासों को दाग मतलब उनको ऊपर निशान लगा दिया जाता था, हथकड़ियाँ लगा दी जाती थी। और अटलांटिक महासागर मतलब जो अफ्रीका और अमेरिका के बीच में है, कैरिबियाई देश, 3 महीने की यात्रा में ठूस ठूस कर भेज दिया जाता था। ठीक है, दासों पर निर्भर व्यापारियों का दबाव था नेशनल असेंबली पे, इसलिए कोई कानून पारित नहीं हुआ। लेकिन अंत में 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में दास मुक्ति का कानून पारित कर दिया। ठीक है, 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने फिर से यही कानून वापस से लगा दिया। नेपोलियन अपने आप को उद्धार का कांड तो पाता था, लेकिन दास प्रथा का समर्थक था ये। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 में किया गया। निग्रो, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को निग्रो कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, निग्रो क्या होते थे, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है उसमें रहने वाले लोगों को निग्रो कहा जाता है। आज भी कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था। ठीक है, परिवर्तन, बस्तिल के विध्वंस के बाद 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति का कानून आया, जिसमें प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा सेंसर उत्तराधिकारियों से मुक्त कर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नौसैनिक अधिकार बनाया गया। नेपोलियन, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बारे में फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, ये मैंने आपको पहले ही बताया। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा पर कानून लाया। दशमलव पद्धति को अपनाने वाला नेपोलियन था। शुरुआत में यह मुक्तिदाता लगाया, परंतु धीरे धीरे जनता इसकी मतलब जो सेना को हमलावर मानने लगी। ठीक है, शुरू में तो इसने कहा ये मुक्तिदाता है, लेकिन फिर भी इसकी सेना ने देश पर हमला कराया तो मतलब जनता इसके खिलाफ होगी। 1815 वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। नेपोलियन की हार हुई और नेपोलियन मारा गया। ठीक है, निष्कर्ष, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांस की सबसे प्रस्तुत विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में चले। मतलब सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से हुई, स्वतंत्रता की शुरुआत यहीं से हुई, फिर यूरोप में गई और फिर पूरे वर्ल्ड में गई। औपनिवेशिक समाजों ने संयुक्त राष्ट्र सभा की स्थापना में आंदोलनों में वास्ता से मुक्त विचारों की परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में अपने विचारों से प्रेरणा लेने वाले ठोस उदाहरण हैं। ये थी हमारी फ्रांसीसी क्रांति। पिछले पेपरों में इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 9th क्लास का चैप्टर था ये, और 3-4 वीडियो और बनेगी 9th क्लास की। इसमें होंगे हिटलर के बारे में, विश्व युद्ध के बारे में, औपनिवेशिक शासन के बारे में, किसान काश्तकार के बारे में। ये सब वीडियो हम करेंगे 9th क्लास की। धन्यवाद।